स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। और इससे पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, जीके का, हिंदी का, शिक्षण अभिरुचि का, तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड 2025 का प्ले लिस्ट अलग बना हुआ है, और छत्तीसगढ़ जो व्यापम द्वारा आयोजित होता है प्री बीएड प्री डीएड का, उसका प्ले लिस्ट अलग बना हुआ है। हालांकि हम दोनों प्ले लिस्ट में वीडियो को डाल देते हैं। आपको भी प्ले लिस्ट में जाइए, आपको पूरा वीडियो जो है लाइन से मिल जाएगा, जिससे आपका जो है उसमें तैयारी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, ध्वनि और प्रकाश तरंगे होती है, क्या ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ होती है, ये हमें बताना है। तो ध्वनि और प्रकाश तरंगे क्रमशः होती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो वायु है वो अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ होती है। याद रखिएगा, ध्वनि क्या होती है, वायु में क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ध्वनि और प्रकाश तरंगे। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि तरंगों के लिए सत्य कथन क्या है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके जो प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो चाल होती है ध्वनि की, ये 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। बताइए अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। तो देखिए अपश्रव्य तरंग, तो इसकी जो आवृत्ति होती है दोस्तों ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से राइट आंसर रहेगा? पराश्रव्य तरंगे कौन सी ध्वनि तरंगे होती है और जिसकी आवृत्ति कितने मतलब बीच में होती है? तो देखिए जो पराश्रव्य तरंगे होती है दोस्तों, इसकी जो आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नहीं सुनी जा सकती। ये जो है कुत्ते, बिल्ली जो होते हैं, चमगादड़ आदि, ये ध्वनि सुन सकते हैं, मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। छठवां प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने, या फैराडे ने? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था पराश्रव्य तरंगों को? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गाल्टन ने। याद रखिएगा गाल्टन ने सबसे पहले सीटी बजाकर पराश्रव्य तरंगों को जो है उत्पन्न किया था। सातवां प्रश्न, शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, या प्रतिध्वनि का निर्धारण? तो देखिए जो भी शिकार है, परभक्षी है, और ये कोई भी बाधा आता है तो उसको पता जो है प्रतिध्वनि का निर्धारण करके लगाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसमें। आठवां प्रश्न, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, या सबसोनिक तरंग? बताइए। तो देखिए प्रयोग में लाया जाएगा दोस्तों कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को दूर रखने के लिए घर से अल्ट्रासोनिक तरंगों का। ऑप्शन ए इसमें जो है सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
ध्वनि का तारत्व मतलब पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, आयाम या वेग? बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि का पिच या तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति पर। 10वां प्रश्न है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रस्रव्य तरंग का, ऑक्जेलिक अम्ल का, अपस्रव्य तरंग का, कार्बन डाइऑक्साइड का? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रस्रव्य तरंगों का। 11वां प्रश्न, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 12वां प्रश्न देखिए, ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंगदैर्घ्य या लैम्डा और चाल जो है के बीच क्या संबंध होगा? बताइए संबंध क्या होगा आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए, चाल बराबर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 13 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या है? ये कई बार पूछा गया एक प्रश्न है रेलवे एसएससी जैसे एग्ज़ाम में। चंद्रमा पर धरातल पर अगर कोई भी विस्फोट होता है तो हम पृथ्वी पर उसे क्यों नहीं सुन सकते या सुन नहीं पाते? तो देखिए इसका कारण है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति। चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, अब्सेंट है, तो यही कारण है कि उसका जो आवाज़ है हम सुन नहीं पाते। चंद्रमा पर भी रहेंगे कहीं पर भी तो वहाँ भी हम सुन ही नहीं पाएंगे क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? कारण क्या है कि वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, कथन ए है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। कारण है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। क्या ये सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है, कारण जो है गलत है। 16 नंबर प्रश्न, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, कितना होगा दोस्तों? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर हम दुगुना कर दिया जाए ध्वनि की तो चाल कितना हो जाएगा? तो देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना रहेगा? ध्वनि की चाल उतना ही रहेगा। ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी ही राइट आंसर रहेगा। 17 नंबर प्रश्न, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करेगी? स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में? बताइए दोस्तों ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करेगी? तो देखिए दोस्तों निर्वात में तो नहीं करेगी, जल में बहुत कम होगा, वायु में भी बहुत कम होता है, स्टील में सर्वाधिक होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? बताइए इसका कारण क्या है? बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो देखिए यही कारण है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसलिए पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है, बिजली की जो चमक है वो बाद में हमें आवाज़ सुनाई देता है। मतलब प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि से अधिक होती है। 19 नंबर प्रश्न,
वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, वायु में ध्वनि का वेग होता है दोस्तों लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलेगी? बताइए, ठोस में, द्रव में, गैस में या वायु में? तो देखिए, द्रव में तो बिल्कुल कम है, गैस में तो नहीं, वायु में भी नहीं है, ठोस में ही सबसे तेज चलेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होगा? समान होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठोस में सबसे अधिक होगा, भिन्न भिन्न होगा, द्रव में सबसे कम होगा, भिन्न भिन्न होगा और गैस में सबसे अधिक होगा। राइट आंसर क्या है? तो देखिए, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होगा और ठोस में सबसे अधिक होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी? रूम टेम्परेचर पर आपको बताना है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। किसमें होगा? निकेल में, एल्यूमिनियम में, लोहा में या इस्पात में? तो देखिए, ध्वनि की जो गति है वो रूम टेम्परेचर पर सबसे अधिक होगा, एल्यूमिनियम पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। एक कथन सही नहीं है और वो है दोस्तों ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर्द्रता बढ़े या कुछ भी हो, तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, तापमान के घटने से घटता है। बताइए, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग कैसा रहेगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का जो वेग है वो तापमान के घटने से घट जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 25 नंबर प्रश्न, कथन है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कारण, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। क्या कारण है दोस्तों, बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही है, कथन एवं कारण, और ये जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, अल्ट्रासोनिक जो विमान हैं वो उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, प्रकाश की चाल से। तो जो पराध्वनिक विमान उड़ते हैं दोस्तों, ये उड़ते हैं आपके ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 27 नंबर प्रश्न, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों मैक संख्या। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के, अंतरिक्षयान के। तो देखिए, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है आपके किसमें? ऑप्शन सी वायुयान के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है,
किससे मापा जाता है? तो ध्वनि जो है डेसिबल से मापा जाता है। बहुत ही आसान जवाब है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? कितना डेसिबल होता है? राइट आंसर हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हम साधारण बातचीत करते हैं उसकी तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तारत्व, प्रावस्था, गुणता, प्रबलता। तो देखिए ये कहलाता है दोस्तों पिच, तारत्व। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? बताइए, तीव्रता है, तारत्व है, गुणता है या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने देखा ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व, पिच के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है, तारत्व अधिक होता है। बताइए। तो देखिए महिलाओं की जो आवाज़ है वो अति तीक्ष्ण होती है, पतली होती है, क्योंकि महिलाओं की जो आवाज़ है उसका तारत्व दोस्तों अधिक होता है, पिच अधिक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो इसका कारण है बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ का क्या होगा दोस्तों? बताइए। आवृत्ति अधिक होगी, तरंगदैर्घ्य अधिक, आयाम अधिक या वेग अधिक? राइट आंसर रहेगा दोस्तों आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। बताइए किस आधार पर किया कर सकते हैं हम? यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद हम किस अंतर के कारण कर सकते हैं या किया जा सकता है? तो हम ये कर सकते हैं दोस्तों केवल ध्वनि गुणता के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अब ध्वनि गुणता ये अलग ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। बताइए। तो देखिए दोस्तों ध्रुवण नहीं होता ध्वनि तरंगों द्वारा, बाकी विवर्तन होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। तो देखिए 50 डेसिबल सुन सकता है, 70 डेसिबल सुन सकता है, 85 डेसिबल सुन सकता है। तो ये सुन नहीं सकता का मतलब है ये जो शोर में श्रेणी में आएगा, शोर की श्रेणी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 डेसिबल। ये शोर का कारण बन सकता है, तो 95 डेसिबल। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी तो बिल्कुल नहीं, रेलवे इंजन इससे भी नहीं, पॉप म्यूजिक इससे भी नहीं, हवाई जहाज की उड़ान भरना इससे होता है सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर रहेगा। 40 नंबर प्रश्न, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है? और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। रमन प्रभाव का, जूल थॉम्सन प्रभाव का, कॉम्पटन इफेक्ट का, डॉपलर इफेक्ट का। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये जो है दोस्तों इसका कारण है डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे ध्वनि से संबंधित 40 प्रश्न जो कि आपके आगामी भर्ती एग्जाम, प्रयोगशाला परिचारक, केवीएस, शिक्षक भर्ती जितने भी है जिसमें साइंस पूछा जाता है, विज्ञान सहायक शिक्षक, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।